लेकिन अहमद अपनी बात पूरी करता उससे पहले गार्ड्स ने हमला कर दिया। अफरा तफरी में आयशा और अहमद किसी तरह भाग निकले। गाड़ियों की लाइट्स उनका पीछा कर रही थीं। कराची की सुनसान सड़कों पर एक पागल कर देने वाला चेस शुरू हुआ। आखिरकार आयशा अहमद को लेकर अपने पुराने घर पहुंची। दोनों थककर बैठ गए। आयशा ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अब सच बताओ अहमद, उस रात क्या हुआ था? अहमद ने भारी सांस लेते हुए कहा, आयशा, आग मलिक खानदान ने लगवाई थी, लेकिन उस रात मैंने भी एक गलती की थी। मैंने किसी पर भरोसा किया जिस पर नहीं करना चाहिए था। वो शख्स जैन मलिक था। आयशा की आंखों में खून उतर आया। जैन, तो तू ही इस खेल का असली हिस्सा है। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और अब कराची में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उजाड़ देगा। बाहर गरजती हुई बिजली और बरसती बारिश के बीच आयशा और अहमद पुराने खंडहरनुमा घर के अंदर बैठे थे। दीपक की हल्की रोशनी उनके थके हुए चेहरों को और भी डरावना बना रही थी। आयशा की आंखों में आंसू थे, पर उनमें आग भी थी। उसने अहमद के कांपते हाथ थामे और धीमे स्वर में कहा, भाई, अब मुझे सच सच सब बताना होगा। मैं आधे अधूरे सच के साथ जी नहीं सकती। उस रात क्या हुआ था? हमारी जिंदगी क्यों तबाह हुई? अहमद ने गहरी सांस ली। उसका गला रूंध गया। बाहर हवा चीख रही थी, जैसे वो भी उसका दर्द सुन रही हो। आयशा, उस रात मैं मलिक हवेली गया था। मुझे लगा कि जैन मलिक हमारा दोस्त है, हमारा हमदर्द है। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन आयशा बीच में ही चीख पड़ी, लेकिन उसने धोखा दिया। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मैंने उसे सबूत दिखाए थे, अब्बा के पास मौजूद वो फाइलें जिनसे मलिक खानदान का असली चेहरा सामने आ सकता था। जैन ने वादा किया था कि वो हमें बचाएगा, लेकिन उसी रात हवेली से लौटते ही आग लग गई। आयशा, मैंने अपनी आंखों से जैन को बाहर खड़ा देखा था। वो देख रहा था हमारा घर जलते हुए। आयशा का दिल सन्न हो गया। उसके दिमाग में पार्टी वाली रात की मुलाकात घूम गई जब जैन ने मुस्कुराकर उससे कहा था, आयशा खान, इतने साल बाद। उस मुस्कान में कितनी चालाकी छिपी थी, अब उसे समझ आया। आयशा ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, जैन मलिक, अब तेरा खेल खत्म। अहमद ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। नहीं बहन, अभी नहीं। जैन से बड़ा खिलाड़ी उसकी माँ जोया है। असली खेल उसी ने रचा है। जैन तो सिर्फ उसका मोहरा है। उधर हवेली में जोया और जैन के बीच बहस चरम पर थी। जैन का चेहरा गुस्से से लाल था। अम्मी, आप क्यों बार बार मुझे छिपाती रही हैं? क्यों मुझे सच नहीं बताया? अगर अहमद जिंदा था तो आपने मुझे क्यों अंधेरे में रखा? जोया ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। जैन, तू अभी बच्चा है। ये खेल तेरी समझ से बाहर है। खानदान की इज्जत, करोड़ों का बिजनेस और हमारी ताकत, ये सब कुछ दांव पर लगा है। अहमद का जिंदा रहना हमारे लिए जहर है। जैन ने भौहें चढ़ाई। लेकिन अम्मी, मैंने उस रात आग लगते हुए देखा। मैंने अहमद को मरते हुए। जोया चीख पड़ी। बस, मैं नहीं चाहती तू अतीत में जाए। याद रख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यह साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। जैन की आंखों में उधेड़बुन थी। क्या वो वाकई सिर्फ अपनी माँ का मोहरा था? रात के अंधेरे में हवेली के तहखाने में हसन रजा खड़ा था। उसने फोन पर किसी से फुसफुसाकर कहा, हाँ, खेल अब और बड़ा हो गया है। आयशा को अहमद मिल गया है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास दोनों को रोकने का प्लान है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या हसन भी इस खेल में अकेला नहीं है? क्या उसके पीछे कोई और ताकत है? अगली सुबह आयशा ने रमशा को अपने घर बुलाया। अहमद को देखकर रमशा हैरान रह गई। हे भगवान, तो ये सच है? अहमद जिंदा है? आयशा ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, और अब हम मलिक खानदान को खत्म करेंगे। अब कोई भी झूठ उन्हें बचा नहीं पाएगा। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सावधान रहना हसन रजा, उस पर भरोसा मत करना, वो दोनों तरफ खेल रहा है। रमशा ने फाइलें टेबल पर रखी। देखो, ये सबूत बहुत बड़े हैं, लेकिन इन्हें मीडिया पर लाने से पहले हमें और पुख्ता करना होगा, वरना मलिक खानदान हमें खत्म कर देगा। आयशा की आंखों में जिद चमकी। डर मुझे नहीं रोक सकता। उसी शाम हवेली में एक गुप्त मीटिंग हुई। जोया, जैन और हसन एक कमरे में बैठे थे। जोया ने कहा, अब वक्त आ गया है। आयशा और अहमद को हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। जैन ने झुंझलाकर कहा, नहीं अम्मी, अब बहुत हो गया। मैं खून खराबा नहीं चाहता। जोया ने ठंडी नजरों से उसे देखा, तो फिर तू हमारा दुश्मन है जैन, याद रख, या तो हमारे साथ रहेगा या हमारे खिलाफ। हसन मुस्कुराया। मलिक खानदान की ताकत हमेशा कायम रहेगी। आयशा खान चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। रात को आयशा और अहमद अपने पुराने घर से निकले। वो रमशा से मिलने जा रहे थे ताकि अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मलिक खानदान के सारे राज खोल दें। लेकिन रास्ते में उनका पीछा शुरू हो गया। काली गाड़ियां, नकाबपोश लोग, गोलियों की बौछार। कराची की सुनसान सड़कों पर मौत का खेल शुरू हो गया। आयशा ने गाड़ी तेज कर दी। अहमद चीख पड़ा, बहन संभल के। गोलियां शीशों को चकनाचूर कर रही थीं। अचानक एक ट्रक सामने आ गया। आयशा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। गाड़ी घुमकर सड़क के किनारे जा टकराए। धुआं, चिल्लाहट और खून की गंध।
सब कुछ थम गया। जब आयशा ने आंखें खोली तो वो एक अजीब जगह पर थी। न अंधेरा था, न रोशनी, बस धुंध। उसके पास अहमद नहीं था। उसने डर से चारों ओर देखा, तभी परछाइयों में से हसन रजा बाहर आया। स्वागत है आयशा खान, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। खेल अब असली मोड़ पर पहुंच चुका है। माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। हवेली के हर कोने में खामोशी छाई रहती, लेकिन उस खामोशी के बीच कभी कभी अचानक कोई तेज कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई अंधेरे गलियारों में भाग रहा हो। गुलनार की आंखों में नींद उड़ चुकी थी। वो अक्सर रातों को जागती और दरवाजे पर कान लगाकर सुनती, मानो दीवारें भी उसे कोई राज बताना चाहती हों। एक रात जब हवेली में सब सो चुके थे, गुलनार ने साफ साफ सुना कि पिछवाड़े के पुराने कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डरते डरते खिड़की तक गई। चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन कुएं के पास काली छाया जैसी कोई औरत बैठी थी और बाल खोलकर रो रही थी। गुलनार के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। अगले दिन उसने साहस करके अपनी दादी से इस बारे में पूछ लिया। दादी ने तुरंत डांटते हुए कहा, गुलनार, ऐसी बातें जबान पर मत लाया कर। हवेली की औरतें कभी कुएं का नाम नहीं लेती। ये घर, ये हवेली अपने अंदर ऐसे राज छुपाए बैठी है जो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुलनार ने पूछा, दादी, आखिर इस कुएं का क्या राज है? हर रात वहां से औरत के रोने की आवाज़ क्यों आती है? दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर कांपते हुए बोली, बहुत साल पहले इस हवेली के मालिक ने अपनी ही बेगुनाह बीवी को धोखे से उसी कुएं में जिंदा दफन करवा दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी चैन से नहीं सो पाई है, और जब जब कोई नई दुल्हन इस हवेली में आती है, वो आत्मा फिर से बेचैन हो उठती है। गुलनार का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया, शादी की पहली रात से ही उसके कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और आईने में अजनबी चेहरा दिखता था। अब उसे यकीन हो गया कि ये सब उसी आत्मा की करतूत है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब एक रात उसने अपने पति दानिश को हवेली के उसी बंद तहखाने में जाते हुए देखा। उसने दरार से झांक कर देखा कि दानिश किसी से बातें कर रहा था, पर वहां कोई था ही नहीं। फिर अचानक उसने जमीन पर रखे लाल रंग के सिंदूर से कुछ अजीब सी आकृतियां बनाई, और जैसे ही उसने मंत्र पढ़े, वो आकृतियां जल उठी। गुलनार के मुंह से अनजाने में चीख निकल गई। दानिश ने पलटकर खिड़की की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। गुलनार के दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या दानिश भी उस औरत की आत्मा के वश में है, या फिर वही आत्मा उसकी मदद से दोबारा जिंदा होना चाहती है? अब गुलनार के पास दो ही रास्ते थे, या तो इस खौफनाक खेल का हिस्सा बन जाए, या फिर इस हवेली के पीछे छुपे सच को उजागर करे, चाहे उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। गुलनार ने तय कर लिया था कि अब डरकर चुप बैठना उसकी मौत से भी बदतर होगा। उसने पहली बार अपने दिल को समझाया, अगर मैं सच नहीं जान पाई तो यह हवेली मुझे जिंदा निगल जाएगी। उस रात जब दानिश गहरी नींद में था, गुलनार धीरे से उठी और दीवार पर टंगे पुराने दिए को जलाकर हवेली के अंधेरे गलियारों में निकल पड़ी। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था, मानो हवेली उसे चेतावनी दे रही हो। वो सीधे उसी तहखाने की ओर बढ़ी जहां उसने दानिश को अजीब मंत्र पढ़ते देखा था। तहखाने का दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन जंग लगे कुंडे को उसने जोर से दबाया तो कर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था, हवा में सड़ांध और खून जैसी गंध घुली हुई थी। गुलनार ने कांपते हाथों से दिया ऊंचा उठाया। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थीं, कहीं कटी हुई औरतों के चेहरे, कहीं सांप लिपटे हुए इंसान, और बीच में लाल मिट्टी से खींचा गया एक बड़ा गोल घेरा जिसमें राख और टूटे हुए चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। अचानक दिए की लौ जोर से हिली और गुलनार के कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी। मुझे बचा लो, मैं अभी भी उसी कुएं में कैद हूँ। दानिश मुझे आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मुझे मुक्ति नहीं देगा। वो मुझे दुनिया में वापस लाना चाहता है। गुलनार का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वो समझ गई कि उसके पति की नीयत सिर्फ हवेली की दौलत या शान की नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। शायद दानिश उस औरत की आत्मा को अपनी शक्ति बनाना चाहता था। अगले दिन गुलनार ने चुपचाप हवेली की बूढ़ी नौकरानी जमीला से बात की। जमीला की आंखों में भी डर झलक रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बीबी, अगर सच्चाई जाननी ही है तो तुम्हें उस कुएं तक जाना होगा, लेकिन सावधान रहना, उस रास्ते में कोई भी जिंदा सही सलामत वापस नहीं आया। गुलनार ने ठान लिया। उसी रात वो अकेली ही पिछवाड़े के कुएं तक गई। हवा में अजीब सन्नाटा था, चांद बादलों में छिप गया था और हवेली की छाया लंबी होकर जमीन पर डरावना रूप ले रही थी। वो जैसे ही कुएं के पास पहुंची, अचानक जमीन हिली और कुएं से ठंडी हवा का झोंका निकला। पानी में हलचल हुई और उसमें से एक औरत का चेहरा उभर आया। चेहरा नीला, आंखें लाल और बाल गीले होकर चारों तरफ फैल गए। औरत की आवाज गूंजी, गुलनार, तू ही मेरी मुक्ति है, पर अगर तुझसे गलती हुई तो तेरा अंजाम मेरी तरह होगा। गुलनार का दिल बैठ गया। अब उसके सामने सवाल था, क्या वो इस आत्मा को मुक्त करने का साहस जुटाएगी, या दानिश और हवेली की साजिश में फंसकर खुद भी उसी कुएं की कैदी बन जाएगी। गुलनार कांपते हुए कुएं के पास झुकी। पानी का सतह अजीब सी चमक छोड़ रहा था, जैसे उसमें चांदनी नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया का उजाला उतर रहा हो। अचानक पानी में लहर उठी और उसे ऐसा लगा मानो वो सीधा कुएं के अंदर खींच रही हो।
उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर तभी कुएं के भीतर से किसी औरत की चीख गूंजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना यह हवेली तुम्हें भी निगल जाएगी। गुलनार का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कुएं की दीवार पकड़ ली। तभी उसकी नज़र पानी के अंदर गई और उसने देखा, एक औरत जंजीरों से बंधी है। उसके गले में काले धागों की गांठें थीं और हर गांठ से खून रिस रहा था। उसकी आंखों में दर्द ही दर्द था।